हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो हो सकता है आपने कभी ना कभी भी एम्पलीफायर के बारे में सुना होगा और ये भी हो सकता है कि खुद भी यूज करते हो। इसके अलावा डीजे प्रोसेसर में देखे होंगे, क्यों ना फिर मूवी थिएटर में भी हो सकता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं जिसके जरिए स्पीकर को लगाकर साउंड को रिप्रोड्यूस किया जाता है। क्योंकि दोस्तों स्पीकर के बगैर आप कैसे साउंड को सुनोगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट दोस्तों आज आपको मैं स्पीकर नहीं बल्कि एम्पलीफायर के बारे में थोड़ी सी बेसिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए करते शुरुआत। दोस्तों एम्पलीफायर के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि एम्पलीफायर किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, कोई सा भी स्पीकर को ठीक से चलाने के लिए एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट मस्ट बी नीडेड। उसके बगैर आप स्पीकर से फ्रीक्वेंसी को जनरेट नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का वॉल्यूम को जब बढ़ाया जाता है उसके साथ स्पीकर का लाउडनेस भी तेजी से बढ़ जाती है। इसी को फिजिक्स के भाषाओं में एम्पलीफाई कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपको अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ ही गई है। ओके, तो एम्पलीफायर कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज द मेन टेक्निकल डिफरेंसेस बिटवीन दोस टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। तो वीडियो काफी लंबे होने वाले हैं, प्लीज ध्यान से देखना है, एंड तक देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एम्पलीफायर, नेक्स्ट हाउ इट इज वर्क्स, थर्ड टाइप ऑफ एम्पलीफायर क्लासेस, और मेन जो टेक्निकल डिफरेंस क्या होती है इन सारे क्लासेस के बीच में। ओके, तो देखते रहिए। जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या है। तो दोस्तों नाम से आपको थोड़े बहुत आइडिया मिल जाएगी। एम्पलीफायर मींस एक बढ़ाने की प्रक्रिया। इसको इलेक्ट्रिकली एम्प्स या फिर एम्प्स भी कहा जाता है, जो इसका साइंटिफिक असली नेम है। बेसिकली कोई भी पावर सिग्नल्स को इंक्रीज करके रिप्रोड्यूस करना इसका मेन काम होता है। और ये पावर के अंदर वोल्टेज प्लस करंट शामिल रहता है। तो ये प्रक्रिया थ्रू पावर को बढ़ाने के काम को एम्पलीफाई कहा जाता है और ऑडियो सिस्टम में एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है। दोस्तों और भी आसान कर देते हो, ठीक है। आप कभी ना कभी भी एम्पलीफायर में गेन बॉटम देखे होंगे, तो उसको आप कभी कभार क्या करते हो, अकॉर्डिंग टू यूनिट जब बढ़ाते हो तो जो साउंड होता है, जो लाउडनेस होता है बढ़ जाता है, एंड जब उसको घटाते हो तो जो वॉल्यूम लेवल है वो भी डाउन हो जाता है। ठीक उसको उसी प्रकार पे आप समझ सकते हैं, जिसको गेनिंग कहा जाता है। जो सिग्नल्स माइक्रोफोन से आती है उसको गेन करके बढ़ाने का जो प्रोसेसिंग या फिर जो प्रक्रिया होते हैं कि उस सिग्नल्स को या फिर उस पावर को गेनिंग थ्रू इनहेंस करना, एंड जो बढ़ाने का काम होता है उसको एम्पलीफाई कहा जाता है। इसका आप कॉन्वर्टिंग भी समझ सकते हो। तो ये तो था बेसिक वर्किंग प्रोसेस ऑफ एनी टाइप ऑफ एम्पलीफायर। नाउ जो लाखों रुपए की सवाल होती है वो है ये वर्क कैसे करता है, यानी कि हाउ इट वर्क्स। तो जिस तरीके से कोई भी सिंगर लाइव परफॉर्म करता है, गाना गाते हैं, तो जरूर उनके हाथों पर एक माइक आपने देखे होंगे। तो उस माइक को डायरेक्टली स्पीकर के साथ अटैच नहीं किया जा सकता है क्या? हाँ, डेफिनेटली किया जा सकता है, बट आप सुन नहीं पाओगे क्योंकि जो माइक्रोफोन में वॉइस कैप्चर होती है वो उतना इंटेंस के साथ नहीं जनरेट होती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर उसको समझ सकते हैं बिना किसी एम्पलीफायर के जरिए। और स्पीकर भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है विदाउट यूजिंग एनी एम्पलीफायर। एंड इसी कारण चलते हुए एम्पलीफायर का जरूरत होती है, क्योंकि स्पीकर्स तो एम्पलीफाई नहीं कर सकते है ना। उसको हम जितना पावर देते हैं वो उतने ही एबल होते हैं, यानी कि उतनी तेजी से आवाज को फेंकती है। तो क्या हुआ, जो कि इनकमिंग सिग्नल्स होते हैं उसको बढ़ाकर आउटपुट में बड़े बड़े सिग्नल्स में कन्वर्ट करके किसी भी टाइप्स के स्पीकर में भेजना, और आपको काफी लाउड क्लियर शब्द सुनाई देती है। तो ये बेसिकली एम्पलीफायर का काम होता है। तो आइए एक बार इसको जो ब्लॉक डायग्राम है उसको एक बार मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, दिखाने की थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ। टॉपिक में ध्यान दीजिए। ओके, ये बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है। तो पहला जो है इनपुट, देन प्री एम्प बताया गया है, उसके बाद वोल्टेज एम्प्स को बताया गया है। जो आने वाला सिग्नल से उसको वोल्टेज एम्प में कन्वर्ट करके आगे ट्यूनिंग एंड पावर को बढ़ाया जाता है, तब पावर एम्प आउटपुट के रूप में बाहर निकलता है एंड कोई भी स्पीकर को अटैच करके आवाज सुनाई देता है। तो दोस्तों ये जो सारे काम होते हैं, जितने भी सारे काम आपको पार्ट वाइज मैंने आपको बताए हुए हो, वो सारे कुछ एक ही एम्पलीफायर के अंदर पार्ट बाय पार्ट प्रोसेसिंग होता है, वो भी कुछ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर। क्या दोस्तों आप लोग समझ पा रही हो? ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज नाउ द मेन क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर, यानी कि जो क्लासिफिकेशन होते हैं, यानी कि एम्पलीफायर के कितने प्रकार की क्लासेस होते हैं। तो जनरली पांचों ही गिना जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी और क्लास डी, और डी से लेकर जे तक की होते हैं, ठीक है। सो इतने सारे टाइप्स के एम्पलीफायर्स होते हैं एंड आपको मार्केट में सारे के सारे देखने को मिल जाएगा। नाउ अब आपको टेक्निकल डिफरेंस के बारे में बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहला जो है वो है क्लास एम्पलीफायर। दोस्तों ये
ये बहुत ही सिंपल है डिजाइन वाइज, इट्स वेरी बेसिक एंड काफी सारी जगहों में आपको क्लास ए एम्पलीफायर का इस्तेमाल होते हुए नजर आएगा। इसका वन ऑफ द की रीजन इज लो डिस्टॉर्शन लेवल। इसके अंदर डिस्टॉर्शन लेवल जो है बहुत ही कम होता है, काफी हद तक कम होता है एंड एज कम्पेयर टू अदर सैम्स ये हायर लिनियरिटी डिवाइस है। तो अब आप मेरे को ये चीज पूछने वाले हो कि हायर लिनियरिटी मतलब क्या होता है। तो देखिए बेसिकली जो कैपेसिटी होते हैं सुनने का तो उसको आप समझ सकते हो। तो बेसिकली हाई कैपेबल है, ठीक है। जो इसका मैकेनिज्म है काफी सिंपल है, एक ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है फॉर साउंड एम्पलीफाइंग। तो जो सिग्नल इनपुट होता है वेव फॉर्म में आ रहा है, ओके मैं आपको दोबारा से यहाँ पर ड्राइंग करके बताने वाला हूँ, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिएगा। तो जो कार्व लाइन है मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, तो अपर की तरफ जो कार्व का लाइन है और नीचे की तरफ जो थोड़े बहुत कार्व की लाइन है, तो ये बेसिकली आउटपुट में भी सेम कार्व आपको दिखाई देने वाला है। तो इसको ही कहा जाता है वेव फॉर्मर, ठीक है। तो ऐसे इसलिए क्योंकि जो ट्रांजिस्टर है वो हमेशा ऑन रहता है, दैट्स व्हाई इसको क्लास एम्पलीफायर कहा जाता है। दोस्तों इसका मेन एडवांटेज ये है कि अगर करंट सोर्स यानी कि जो पावर है वो अगर कम भी रहता है तो भी आउटपुट में ज्यादा फर्क आपको नहीं सुनाई देने वाला है। जो आउटपुट रहता है काफी लो पावर में भी काफी ज्यादा आपको इंटेंस के साथ सुनाई देने वाला है। इसका कारण ये बहुत ही ज्यादा फेमस एम्पलीफायर बन चुकी है। ये लीनियर ऑपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से पैदा कर सकता है। तो उससे क्या होता है कि जो आउटपुट है आउटपुट में आपको 360 ऑपरेशन सर्कल क्रिएट हो जाता है। जो कर्व लाइन है आप गौर से नोटिस कीजिए सेम ही है, यानी कि नो डिफरेंस। जो इनपुट था जो आउटपुट है काफी हद तक ऑलमोस्ट सेम जैसे है। नाउ इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसी के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहला जो प्रोज है यानी कि जो एडवांटेज है वो है, देखिए स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि ये एक नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन लेवल पे आता है। जो डिस्टॉर्शन लेवल होती है वो काफी कम है। सेकेंडली लो रिपल वोल्टेज होती है वो भी काफी कम होती है। एंड थर्ड जो है डज नॉट रिक्वायर एनी फ्रीक्वेंसी कंजप्शन, कोई भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कंजप्शन की जरूरत इसको है ही नहीं। और जो स्विचिंग डिस्ट्रक्शन होते हैं वो भी इसके अंदर काफी कम होता है। एंड इसका मेन रीजन ये भी है कि सिर्फ एक ट्रांजिस्टर कोई काम में लिया जाता है। एंड जो हमिंग साउंड होता है, जो हमिंग डिस्ट्रक्शन होता है वो भी आपको सुनने का नहीं मिलता है। साथ ही साथ लो करंट और लो वोल्टेज में भी ये काफी बढ़िया तरीके से वर्क करता है। तो ये तो था इसका प्रोस यानी कि एडवांटेज। नाउ इसका कॉन्स क्या है, तो पहला जो है वो है इसका एफिशिएंसी बहुत ही कम होता है। साथ ही साथ पावर लॉस काफी ज्यादा है। अगर सिग्नल में भी थोड़े बहुत गेन बढ़ जाते हैं तो बहुत ही लाउडली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। हालांकि डिस्टॉर्शन लेवल कम है इसलिए एफिशिएंसी लेवल 25 to 30% पर लॉस होता है। काफी हेवी होता है। दिस टाइप ऑफ एम्प के लिए एक बड़े सारे ट्रांसफार्मर की नीड पड़ती है एम्पलीफाइंग के लिए, एंड यही कारण काफी ज्यादा भारी हो जाता है। दोस्तों इसका अलावा और एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑल टाइम ऑन रहता है तो प्रोसेसिंग के लिए पर काफी ज्यादा हीट भी जनरेट करती है। दोस्तों ये तो हो गया क्लास ए एम्पलीफायर की बेसिक सा जो इसका मामला था वो खत्म हो गया है। नाउ बारी आ जाती है हमारे क्लास बी एम्पलीफायर की। दोस्तों अगर डायग्राम को आप ध्यान से फॉलो करते हो तो ये पर मेन दो ट्रांजिस्टर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, क्योंकि क्लास बी एम्पलीफायर में दो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली एक पॉजिटिव ट्रांजिस्टर होता है, दूसरा जो है नेगेटिव वाले ट्रांजिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर ये दो ट्रांजिस्टर मिलकर एक जो सर्कल होता है उसको कंप्लीट करता है। इसको पुश पुश सिचुएशन में लगाया जाता है। इसमें फैट और बाइपोलर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो वर्किंग प्रोसेस है, जब एक ट्रांजिस्टर ऑन रहता है तो दूसरा बंद हो जाती है। इट मींस जब इनपुट में सिग्नल आता है तो आउटपुट में जो ट्रांजिस्टर को काम में लिया जाता है वो बंद रहते हैं, सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए, यानी कि कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए होता है। एक ट्रांजिस्टर आधा आउटपुट निकालता है और दूसरा जो ट्रांजिस्टर है वो आधा आउटपुट निकालता है, यानी कि ये दो मिलाकर एक सर्किट कंप्लीट करता है। दोस्तों इसका भी कुछ अच्छा एडवांटेज है, साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है जो यहाँ पर प्रोस निकाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर जितने भी तरह की इनपुट सिग्नल आते हैं उससे कई ज्यादा पैमाने पे आउटपुट देने की इसके अंदर क्षमता यानी कि काबिलियत, अब जो भी कह सकते हो, वो इसके अंदर होती है। एंड दूसरा जो एडवांटेज है, जो इसका डिस्टॉर्शन लेवल है वो काफी कम है। एंड पुश सिचुएशन के वजह से काफी अच्छा बढ़िया आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि यहाँ पर जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है काफी ज्यादा यानी कि हाई होता है। दोस्तों जो सेकंड बड़े डिसएडवांटेज है वो है -0.7 और +0.7 से नीचे का वोल्टेज इनपुट सिग्नल जो आता है उसको इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी कि समझ नहीं पाता है। क्योंकि दोस्तों ट्रांजिस्टर को मिनिमम चाहिए होते हैं वर्क करने के लिए 0.7 वोल्ट, तो उससे नीचे का जो फ्रीक्वेंसी होता है कभी कभार वो फ्रीक्वेंसी भी आ जाते हैं, उसको कुछ केसेस में ये नहीं समझ सकता है। ओके, तो दोस्तों नाउ बात कर लेते हैं क्लास ए बी एम्पलीफायर के बारे में। दिस इज द हाइब्रिड मैकेनिज्म ऑफ क्लास ए एंड बी। क्लास ए और क्लास बी ये दोनों का मिश्रण है, इसलिए मैंने इसको ए बी कहा, ठीक है। तो दोस्तों क्लास ए में क्या होता है कि हमें पूरा ही साउंड वेव साइन वेव में मिल जाता है, और क्लास बी में दो ट्रांजिस्टर बारी बारी में काम करता है, तब जाकर सर्कल को कंप्लीट कर पाता है। और
पुशफुल टाइप के यहाँ पर थ्योरी होता है, यानी कि एक ऑन होता है तो दूसरा ऑफ होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट को ये देता है। बट दोस्तों जो क्लास ए बी है यहाँ पर क्या फंडा है, ये तो बेसिकली ए और बी दोनों एम्पलीफायर का एक कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हो। तो दोस्तों क्लास ए बी में क्या फंडा है कि ये दोनों का हाइब्रिड है, तो इसलिए मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये ए और बी ये दोनों को मिश्रण करके बनाई गई है। तो क्लास ए का थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन यहाँ पर लिया गया है और जो क्लास बी है उसका थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन को मिक्स कराया गया है, फिर इसको बनाया गया है। दोस्तों आज की डेट में मार्केट में जितने भी सारे एम्पलीफायर्स को आप देखते हो उसमें जो अच्छे क्वालिटी के एम्पलीफायर्स होते हैं वहाँ पर ज्यादातर क्लास ए बी क्वालिटी के एम्पलीफायर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात कीजिए इसका सर्किट डायग्राम के बारे में तो यहाँ पर भी दो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, बट जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज होते हैं वो 5 to 10% तक वेरी कर सकता है। जो ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए होते हैं वो भी फैट और बाइपोलर ही होते हैं। बेसिकली इसका वर्किंग प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है, एक जो हाफ सर्कल होता है, हाफ सर्कल को पूरी तरह से यानी कि कंप्लीट करने के बाद जो दूसरा ट्रांजिस्टर होते हैं वो हाफ सर्कल फॉर्मेट में रहता है, यानी कि वो आधा ही रह जाता है, वो पूरे सर्कल को कवर नहीं कर पाता है। जो इसका बेगिंग है यानी कि जो सेकेंड हाफ सर्कल है पूरे नहीं कर पाते, अधूरा होते हैं। तो जो सर्कल कर्व है जब हमने क्लास ए के बारे में बात किए थे तो पूरा कंप्लीट किए थे, तो जो यहाँ पर गोला स्वरूप होता है उसको 360 डिग्री एंगल को कंप्लीट कर लेता था। और जो क्लास बी एम्पलीफायर है वो भी आधा आधा करके काफी हद तक 180 डिग्री का एंगल बना लेता था। बट यहाँ पर जो क्लास ए बी एम्पलीफायर है ये 180 और 360 डिग्री के बीच का जो एंगल है उसको बनाने में कैपेबल है, एंड दैट्स व्हाई क्लास ए बी पुश पुल सिचुएशन में डिजाइन किया गया है। ए बी में जो दो ट्रांजिस्टर लागू होते हैं वो अलग अलग सिचुएशन बनाता है, बट क्लास ए जैसा फुल सर्कल बनाने से पहले रोक लेता है, यानी कि यही कारण चलते हुए इसका एंगल 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में बनता है। तो जो एंगल को मैंने यहाँ पर बोल्ड किया है, आप देख पा रहे हो जो मैंने ड्रॉ किया है, तो उतनी एंगल ये बनाने में कैपेबल है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ एडवांटेज एंड साथ साथ डिसएडवांटेज भी मिल जाते हैं। तो पहले हम एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये काफी सिंपल मैकेनिज्म के साथ आता है, यानी कि जो इसका डायग्राम है काफी ज्यादा सिंपल है, बट इसका जो कैरेक्टर है ये लीनियर कैरेक्टर में आता है। क्लास ए एंड क्लास बी सिंपल डिजाइन लेआउट होता है, आप सबको पता ही है, अभी तक पता चल चुका है। इसका जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही हाई होता है। इसके अलावा जो डिस्टॉर्शन रेट है 0.1% होता है। एज कम्पेयर टू ए एंड बी इसका ऑडियो क्वालिटी मच मोर क्लियर होता है एंड एफिशिएंसी 50% है। नाउ इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि एफिशिएंसी लेवल क्लास बी में ज्यादा आपको मिलते हैं, बट ए से ये बेटर इसलिए क्योंकि ये ज्यादा बेटर साउंड प्रोड्यूस करता है और पावर कंजप्शन भी कम होता है, हीटिंग भी कम होता है एज कम्पेयर टू ए एंड बी। 50% एफिशिएंसी है, यहाँ पर मैं डिसएडवांटेजेस बोलना चाहूंगा, बट जो हीटिंग है बाकी दो से काफी ज्यादा कम है। हालांकि क्लास डी से ज्यादा हीट करता है, बट फिर भी अगर आप कंपेयर करें ए और बी से काफी हद तक यहाँ पर कंट्रोल रहता है। नाउ दोस्तों क्लास सी के बारे में आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। हालांकि इसको ऑडियो फिल्म में यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसका जो लिनियरिटी है काफी कम है एज कम्पेयर टू क्लास ए बी एंड ए बी। ह्यूमन ईयर को सुनने के लिए जितना ज्यादा लिनियरिटी की जरूरत पड़ती है तो वो इसके अंदर सुनने को देखने को कहीं नहीं मिलता है, तो इसलिए इसको साउंड फिल्म में अप्लाई या फिर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। जो ऑकलेस होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी साइन ऑफ ऑकलेस आरएफ सिग्नल्स बनाने के टाइम पे ये पर क्लास सी एम्पलीफायर का जरूरत पड़ती है। इसका जो डायग्राम है ये पर एचएफ एम्पलीफिकेशन प्रक्रिया होता है जहाँ पर एक कॉइल टाइप के एक चीजों को इस्तेमाल करके यहाँ पर इस एम्पलीफिकेशन को पूरा किया जाता है। तो क्लास सी हमको यही कैटेगरी के अंदर गिना जाता है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो पोज है यानी कि जो एफिशिएंसी है काफी हाई होता है, ज्यादा होता है, जो फिजिकल साइज है साइज में भी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट सा छोटा सा होता है, लेकिन दोस्तों कॉन्स भी काफी ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिनियरिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए ऑडियो एम्पलीफिकेशंस के लिए यहाँ पर इसको यूज नहीं किया जा सकते, तो इसलिए ये सबसे बड़ा कॉन्स मान जाती है। जो री इंटरफेरेशन है उसके लिए ये चीज काफी बढ़िया है। दोस्तों जो कार्ड लाइन मैंने ड्रॉ किया है काफी कम है, आप देख पा रहे हो, हाफ सर्कल भी नहीं यहाँ पर बनाने के लिए सक्षम है। तो क्लास सी का वेवफॉर्म जो है वो सर्कल एंगल में सबसे ज्यादा कम होती है एंड ये आप समझ सकते हो 80 से लेकर 90 डिग्री के बीच में यहाँ पर रहता है। तो ये तो था एनालॉग जो सारे एम्पलीफायर्स का मैकेनिज्म होते हैं या फिर जो डायग्राम होता है उसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। बट दोस्तों आजकल सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले एम्पलीफायर है क्लास डी। इसको हम क्लास डी क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ डिजिटल एम्पलीफिकेशन मैकेनिज्म है, इसलिए इसको क्लास डी कहा जाता है। और दोस्तों क्लास डी से जे तक का जितने भी सारे मैक्सिमम हाई क्लासेस एम्पलीफिकेशन मैकेनिज्म होते हैं यानी कि एम्पलीफायर होते हैं उसको डिजिटल एम्पलीफायर कहा जाता है, यानी कि सारे के सारे दिस इज ऑल डिजिटल। जो मेन फर्क होती है बाकी जो हमारे एनालॉग एम्पलीफायर्स होते हैं तो यहाँ पर वो लीनियर एम्पलीफिकेशन प्रक्रिया में काम करता था, बट यहाँ पर जो वर्किंग प्रोसेस है PWM प्रोसेस में ये काम करते हैं, इसको इसलिए PWM भी कहा जाता है। तो इसका मीन्स क्या है, अगर आप देख पा रहे हो मैं जो ड्रॉ करने वाला जो डिजिटल
डिजिटल सिग्नल्स रहता है। अब देख सकते हो जो PW है अपर की तरफ जब इसका ग्राफ जा रहे हैं, जो बॉक्स का एरिया है वो भी उसी के साथ बड़ा हो जाता है। जब ग्राफ को मैं नीचे की तरह डिजाइन कर रही हूँ, यानी कि जब ग्राफ नीचे की तरह जाने लगा है तो जो बॉक्स का साइज है वो भी छोटे होने लगा। एंड एकदम नीचे जब आता है ग्राफ तो बॉक्स का जो साइज है एकदम छोटा हो जाता है। एंड वापस से जब ग्राफ को मैं बढ़ाता हूँ यानी कि ड्रॉ करता हूँ तो उसी की तरफ जो बॉक्स का साइज है धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो इसका PWM थ्योरी कहा जाता है, जिसका फुल मीनिंग है पल्स विद मॉड्यूलेशन एम्प्लीफिकेशन। दोस्तों ये 100% एफिशिएंट है, यानी कि 90% से लेकर 100% तक एफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि ना तो इसमें कोई भी सर्कल टाइप का या पर आप बोल सकते हो थ्योरी या फिर मैकेनिज्म होता है, सिस्टम होता है, नहीं अप्लाई होता है, और ना ही यहाँ पर वेव फ्रॉम सिस्टम में कम करता है। जो वोल्टेज और करंट दोनों इसमें ओवरलैप्स होते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर होता है, जो यानी कि जो मॉसफेट होता है, तो उसी के अंदर अलग अलग टाइम पे ये ऑन रहता है। एंड यहाँ पर भी पुश पुल सिस्टम ऑपरेशन होता है जो कि ऑन ऑफ होता है। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी है इसलिए 90 टू मैक्सिमम 100% होता है। लो पावर डिस्पर्शन होता है, यानी कि पावर भी बहुत कम लेता है, लेकिन यहाँ पर जो डिजाइन होता है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू सारे के सारे, यानी कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, और इससे बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पर जो डायग्राम का डिजाइन होता है। तो दोस्तों एक बार सारे के सारे एम्पलीफायर्स को रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्लास ए एम्पलीफायर जो होते हैं वो 360 डिग्री वेव सर्कल बना सकता है। सेकेंड जो क्लास बी होते हैं 270 डिग्री का एंगल बनाने में सक्षम है। क्लास ए भी 180 डिग्री का सर्कल एंगल बनाने में पूरी तरीके से सक्षम है, और जो बी है दोनों का बीच में रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो क्लास सी है जो कि कंडक्शन एंगल बनाते हैं, जो लो लिनियरिटी लेवल होते हैं। एंड दोस्तों डी से लेकर जो जे तक के सारे कुछ डिजिटल होते हैं। एंड आज की डेट में हर एक प्रोफेशनल ऑडियो ब्रांड्स डिजिटल एम्पलीफायर सर्किट को इस्तेमाल करके हर एक अच्छा ऑडियो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको देखने के बाद समझ में आ गए होंगे। जो आपके मन में सारे कुछ डाउट्स थे वो शायद मेरे हिसाब से क्लियर अब हो चुका है। फिर भी अगर आपको मन में कोई डाउट रहता है आप कमेंट्स के जरिए मेरे को पूछ सकते हो। वैसे वीडियो काफी लंबा हो चुका है, बट जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो डेफिनेटली आपके बहुत काम में आने वाला है। तो आपके लिए बहुत मेहनत लग गया इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।